दोस्तों, नेटफ्लिक्स की सीरीज दिल्ली क्राइम को जनता ने खूब पसंद किया था। पहले सीजन में निर्भया केस से जुड़ी कहानी देखने के बाद ऑडियंस की आत्मा कांप उठी थी। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली के सबसे पेचीदा और चर्चित में से एक कच्चा बनियान गैंग के अपराध को हल करने की कहानी लेकर ये शो एक बार फिर से वापस लौट रहा है। एक ऐसी गैंग जिसका कहर 3 शताब्दियों से पूरे भारत के चप्पे चप्पे पर बरपा था, जिससे ना तो अंग्रेज बच पाए थे ना ही आज़ाद भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे इसी कच्चा बनियान गैंग की असल कहानी के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए आने वाले वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, सन 1857 जब पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठी और पूरे देश में क्रांति का बिगुल बज उठा, जिससे अंग्रेजों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे तैसे अंग्रेजों ने क्रांति विफल कर डाली। लेकिन इसके तुरंत बाद ऐसा फिर से ना हो, इसके लिए उन्होंने कई बड़े और कड़े कदम उठाए। उन्होंने एक ऐसा डेटाबेस बनाया जिससे पूरे भारत के क्रांतिकारियों के बारे में, वो कहाँ रहते हैं, कितने एरिया में फैले हुए हैं, उनका इन्फ्लुएंस कितना है, वो कितने लोगों से जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें दर्ज थी ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये उन्हें कहीं से भी उठा सके और जेल में डाल सके। लेकिन कुछ जातियां ऐसी थी जिनके बारे में अंग्रेजों को भी कोई जानकारी नहीं थी। इन जातियों को घुमंतु या खानाबदोश कहा जाता है, जिनका ना कोई परमानेंट ठिकाना ना ही कोई घर होता। बस वो निकल पड़ते हैं और पूरा देश ही उनका घर है। जहाँ रुके, अपना आशियाना बनाया, कुछ दिन रहे और आगे बढ़ गए। ऐसे लोगों को पकड़ना आसान नहीं था और दूसरे क्रांतिकारियों की तो सारी जानकारी उपलब्ध थी, लेकिन ये लोग उनके लिए मुसीबत बने हुए थे। इसी वजह से 57 की क्रांति के बाद 1871 में अंग्रेज सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके मुताबिक ये घुमंतु जातियां जन्मजात अपराधी घोषित कर दी गई। अंग्रेज इन्हें बिना किसी परमिशन के पकड़ सकते थे, जेल में डाल सकते थे और यहाँ तक कि एनकाउंटर भी कर सकते थे। उन्हीं जातियों में से एक जाति थी बावरिया। और जातियों की तरह बावरियाओं को भी अंग्रेजों के जुल्म का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे वक्त बीता, देश आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत में अंग्रेजों के बनाए कई कानून मिटाए गए। उन्हीं में से एक कानून ये भी था। लेकिन कुछ हालात ऐसे थे, कुछ अंग्रेजों की गलतियां और कुछ लोगों की गलतियों की वजह से भी देश में वक्त बीतने के साथ बावरियों की दहशत फैलने लगी। ऐसा कहा जाता है कि बावरिया समुदाय का ओरिजिन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ को माना जाता है। वहां से ये देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे थे। जैसा कि हमने बताया था कि ये घुमंतु समुदाय था और पुलिस इन तक आसानी से पहुंच नहीं सकती थी। इसीलिए इन्हीं में से कई लोगों ने क्राइम का रास्ता अख्तियार किया और ये लोग क्राइम के फील्ड में उतर गए। लेकिन इनके क्राइम करने का तरीका कुछ बेहद अजीब और अलग था। दूसरे क्रिमिनल्स के मुकाबले इनमें जमीन आसमान का फर्क था। दोस्तों, आपको बता दें कि बावरिया समुदाय बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी और ये लोग धर्म कर्म के कट्टर माने जाते हैं। कहा जाता है कि दिवाली के मौके पर ये सभी लोग अपनी कुल देवी के मंदिर में इकट्ठा होकर पूजा करते और मंदिर में एक बकरी को ले जाकर देवी के सामने खुला छोड़ देते। अगर बकरी कुल देवी की तरफ बढ़ जाती तो उसे शुभ मानते और देवी का आशीर्वाद मानकर बकरी की बलि देने के बाद पूजा पाठ कर मिशन पर निकल जाते। वहीं अगर बकरी दूसरी दिशा में चली जाती तो अशुभ संकेत मानते और बकरी को दूसरे दिन मंदिर में लाते और वही सब देखते। जब तक शुभ संकेत नहीं मिलता वो इसी चीज को रिपीट करते और तब तक क्राइम करने नहीं जाते थे। इस गैंग की खास बात ये भी थी कि ये जब भी निकलते इवन नंबर के ग्रुप में निकलते थे, यानी 2, 4, 6, 8। कभी भी विषम यानी 3, 5, 7 जैसी संख्या में नहीं निकलते थे। और गैंग के सभी मेंबर अलग अलग गुटों में निकलते और क्राइम करने वाली लोकेशन पर दिन में भीख मांगने, कुछ चीजें बेचने, फल बेचने जैसे कई काम करके इलाके की रेकी करते और दिन में ही उस जगह को फाइनल कर उस घर में कितने लोग रहते हैं, कौन सी लोकेशन है और ऐसी ही और भी जितनी जानकारी थी सभी कलेक्ट करते। ये गैंग सबसे ज्यादा उस घर को चुनती जो कॉलोनी में कॉर्नर पर होता था और अगर उस घर के सामने पेड़ हो तो उसके चांसेस 100% हो जाते थे, क्योंकि ये पेड़ के जरिए उस घर में घुसने के तरीके जानते थे। जब शाम हो जाती तो ये सबसे पहले उस लोकेशन के नज़दीक वाले सिनेमा घर में जाते, मूवी देखते और रात के सन्नाटे में अपने मिशन पर निकल जाते। ये सबसे पहले किसी सुनसान जगह अपने सारे कपड़े उतारते और अपने शरीर पर ग्रीस या ऑयल लगा लेते ताकि अगर कोई पकड़े तो ये आसानी से फिसल कर उसकी पकड़ से छूट जाए। और इसके बाद कच्चे बनियान में ही वारदात करने निकल जाते।
इसी वजह से ये कच्चे बनियान गैंग के नाम से भी काफी फेमस हो गए। ये अपने साथ कभी कोई हथियार नहीं रखते थे, जहां वारदात करनी है वहीं से कोई सरिया, हथौड़ा या फिर लकड़ी का डंडा ले लेते थे। दोस्तों, इनके डकैती करने के भी कुछ स्पेशल उसूल थे। बकरी वाला उसूल तो हो ही गया, इसके अलावा वारदात वाले घर में कितनी भी कीमती चीजें हो, ये सिर्फ गहने और पैसे ही लूटते थे। इनके अलावा तीसरी चीज को हाथ तक नहीं लगाते थे। इनका मानना था कि अगर तीसरी चीज को हाथ लगा लेंगे तो अपशगुन होगा। इसके अलावा अगर मान लो किसी घर में लूटने पहुंचे और वहां के लोगों ने इन्हें आसानी से पैसे और जेवर दे दिए, उसके बाद भी ये पैसे लेकर निकल नहीं जाते थे, बल्कि इनका नियम था कि जब तक उस घर में मारपीट नहीं करोगे देवी खुश नहीं होगी। मतलब लूटपाट में हिंसा बेहद जरूरी थी। लोहे के डंडे या हथौड़े का इस्तेमाल करके ये उसे अंजाम देते थे और अगले इंसान पर तब तक वार करते रहते थे जब तक कि सामने वाला यमलोक ना पहुंच जाए, फिर चाहे सामने बच्चा, बूढ़ा, औरत, मर्द कोई भी हो। इसीलिए वारदात खत्म होने के बाद कोई पुलिस को फोन करने वाला तक नहीं बचता था। वारदात करने के बाद ये लोग अलग अलग दिशाओं में भाग निकलते, लेकिन इलाका नया है इसलिए एक दूसरे को संपर्क करने के लिए तरह तरह की आवाजें निकालते, जिनमें कोयल, कबूतर या फिर कुत्ते जैसी कई आवाजें शामिल होती है। ये आवाज एक कोड वर्ड होती थी जिसे ये लोग ही समझ पाते थे और उसे सुनकर ये वापस उसी जगह इकट्ठा होते, और जब तक कि सारे लोग एक जगह मिल नहीं जाते तब तक ये उस इलाके को छोड़कर नहीं जाते थे। इसके बाद ये कुछ समय उसी एरिया में रहते। जब सब कुछ शांत हो जाता तब ये अपने मूल स्थान की तरफ वापस निकल जाते। ये लोग जब घर से वारदात के लिए निकलते तो वापस आने तक इनकी औरतें कुलदेवी की पूजा पाठ करती रहती, इनकी सही सलामती वापसी के लिए। दोस्तों, ये एक अजीब टोटका और करते, जहां वारदात की उस घर में या उसके आसपास ये हक कर जरूर आते। इसके पीछे भी वही मान्यता थी कि इससे उन पर कोई आंच नहीं आएगी। वारदात के बाद कुछ दिन ये बिल्कुल शांत जीवन जीते और फिर दोबारा वही बकरी वाली प्रक्रिया रिपीट करते और वारदात को अंजाम देते। एक समय था जब ये बस ट्रेन से आते और क्राइम को अंजाम देते, लेकिन धीरे धीरे इनके पास पैसा बेतहाशा होता गया और ये लोग अपनी खुद की गाड़ी मेंटेन करने लगे। दिल्ली में एक ऐसा बावरिया गैंग पकड़ा गया था जिसके पास करीब 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। ये दिल्ली जैसी जगहों पर घर भी खरीदने लगे थे, लेकिन काम वहीं। इसके बाद ये हाईवे पर भी लूटपाट करने लगे। 2016 में ऐसी ही एक बावरिया गैंग ने बुलंदशहर में हाईवे से जा रही एक माँ और नाबालिग बेटी का पूरी गैंग ने मिलकर यौन शोषण किया। इनकी हिस्ट्री बेहद संगीन रही है। ये गैंग पूरे भारत में फैली है। 2005 में ऐसे ही एक बावरिया गैंग ने तमिलनाडु के एक एमएलए की हत्या कर दी थी। इस गैंग को पता नहीं था कि ये एमएलए का घर है। इसी मुद्दे पर साउथ सिनेमा में एक फिल्म भी बनी थी, थीरन। दोस्तों, ये कहानी का एक पहलू है, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू ये भी है कि गैंग के लोग तो वारदात करने निकल जाते थे, पीछे इनके बच्चे और औरतें गांव में रहती। जैसे ही कोई भी बड़ी वारदात होती, इनका तो कोई सुराग नहीं लगता, लेकिन पुलिस वाले इनके गांव में आते, इनके लड़कों को उठा ले जाते। 10-20 दिन तक इनका कोई पता नहीं लगता, जिसके बाद कईयों की लाशें भी मिली, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि इनके साथ भी काफी जुल्म हुए। लेकिन गैंग ने भी लोगों पर काफी जुल्म ढाए। आज भी ये वारदात करते हैं और निकल जाते हैं, और इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर कई लोग आज कच्चा बनियान गैंग चला रहे हैं। दोस्तों, इस कच्चा बनियान या बावरिया गैंग के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नए आने वाले वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।